नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल लैंड सीलिंग एक्ट पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक सुक्खू सरकार जो है वो लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। यह बहस भोटा अस्पताल विवाद के बाद शुरू हुई थी। डेरा ब्यास के पास हिमाचल में सैकड़ों बीघा जमीन जो है वो है और हमीरपुर के भोटा में डेरा ब्यास एक धर्मार्थ अस्पताल चलाता है, यानी यहां पर मरीजों का इलाज फ्री होता है या फिर बहुत कम पैसों में होता है। यह अस्पताल जो है डेरा ब्यास की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की पोजीशन पर है। अब डेरा ब्यास प्रबंधन चाहता है कि जमीन का मालिकाना हक भी महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर कर दिया जाए। डेरा ब्यास प्रबंधन ने ऐसा न होने की सूरत में 1 दिसंबर से हॉस्पिटल बंद करने का नोटिस गेट पर चिपकाया था, लेकिन उसी दिन यानी रविवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और फैसला किया कि विधानसभा के विंटर सेशन के पहले ही दिन लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन का बिल रखा जाएगा और साथ ही कैबिनेट में इसकी चर्चा होगी। अब यहां सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या है हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 और क्या है सुखविंदर सिंह सरकार इस मामले को सिरे से चढ़ा पाएगी। हिमाचल में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। बाहरी राज्यों के धन्ना सेठों से उनकी जमीनों को बचाने के लिए धारा 118 का प्रावधान किया गया है। साथ ही कोई भी बहुत ज्यादा जमीन ना रख सके, इसके लिए हिमाचल में सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट भी लागू किया गया था। हिमाचल में बाहरी राज्यों का कोई भी व्यक्ति यदि जमीन खरीदना चाहता है तो उसे राज्य सरकार के पास आवेदन करना होता है। तय प्रक्रिया के बाद ही उसे जमीन खरीदने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा लैंड सीलिंग एक्ट में भी वर्गीकरण कर अधिकतम जमीन खरीदने की सीमा तय की गई है। लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक साल में 2 फसलें देने वाली और पानी से लगती जमीन 10 एकड़ रखी जा सकती है, यानी ऐसी कंडीशन में लैंड की सीलिंग 10 एकड़ तय की गई है। साल में सिंचाई सुविधा युक्त एक फसल देने वाली जमीन 15 एकड़ रखी जा सकती है। अन्य बगीचों के लिए जमीन रखने की सीमा 30 एकड़ है। जनजातीय इलाकों के लिए यह सीमा 70 एकड़ है। एक्ट के प्रावधान राज्य और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली जमीनों और पंजीकृत सहकारी कृषि समितियां जो हैं उन पर यह लागू नहीं होते। इसके अलावा चाय बागानों को भी छूट है। साथ ही उस धार्मिक संस्था को भी लैंड सीलिंग एक्ट में तय सीमा से ज्यादा जमीन रखने की छूट है, जो धार्मिक सामाजिक कार्यों के साथ जाति पाति के खिलाफ और नशे की बुराई को दूर रखने का काम कर रही है। इस कड़ी में राधा स्वामी सत्संग ब्यास को भी लैंड सीलिंग एक्ट में छूट मिली है। प्रदेश में यही एकमात्र धार्मिक संस्था है जिसे एक्ट में छूट मिली है, लेकिन यह छूट शर्त समेत है। छूट पाने वाली यह धार्मिक संस्था ना तो जमीन को लीज पर दे सकती है और ना ही गिफ्ट डीड कर सकती है और ना ही गिरवी रख सकती है। अब संस्था चाहती है कि भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल की जमीन का मालिकाना हक महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को दिया जाए। पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के समय 2014 में इन्हें लैंड सीलिंग एक्ट से छूट दी गई थी। तब भारत सरकार ने एक राइडर लगा दिया था कि लैंड सीलिंग की सीमा से बाहर की जमीन को ये सेल, लीज या गिफ्ट विल मार्ग और गिरवी नहीं रखते, अन्य तरीकों से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसी राइडर की बाधा को अब हटाया जा सकता है। हालांकि यह अध्यादेश तभी घोषित होगा जब इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी भारत सरकार से आ जाएगी। अब सवाल यह है कि इस एक्ट में संशोधन होता है तो क्या यह सिर्फ भोटा अस्पताल के लिए होता है या फिर भविष्य में अलग अलग संस्थाओं के लिए भी ये लागू होगा? क्या भविष्य में धार्मिक संस्थाएं सरकार को झुकने के लिए मजबूर नहीं करेंगी? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कई सवाल हैं, लेकिन पहले शिमला से हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अगर मुख्य बात की जाए तो लैंड सीलिंग एक्ट के आज संशोधन हो सकता है। वहीं जो राधा स्वामी सत्संग है, खासकर जो भोटा में जो है उसे ट्रांसफर करने के लिए अपनी निजी संस्था में दे रहा है। वहीं अगर जो देखा जा रहा है कि हिमाचल सरकार राधा स्वामी सत्संग की मांग पर लैंड सीलिंग एक्ट बदलने जा रहा है, इसके लिए विधानसभा की शीतकालीन सत्र में भी संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। इसे आज मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया गया है और राधा सत्संग ब्यास लोगों द्वारा दान की गई जमीन को सोसाइटी के नाम ट्रांसफर करने की सरकार से मांग कर रहा है। और राधा स्वामी सत्संग 5-6 साल से जो हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 की धारा 5 उप
धारा 5 को हटाने की मांग कर रहा है ताकि दान की गई इस जमीन को सरकार वेस्ट होने से बचा सके। और प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जो धार्मिक संस्थाओं को सैकड़ों जो बीघा जमीन है दान कर रखी है, अभी लोगों को दान की गई जो धार्मिक जो लैंड है वो फिलहाल हस्तक्षेप नहीं हो सकती है, एक से दूसरे जो संस्थान को नहीं बेच सकता। और कहीं ना तो कहीं ऐसा भी देखा गया है कि जो अन्य जो धार्मिक संस्थान है जिन्हें जमीन कई बीघा दी जाती है वो कहीं ना तो कहीं इसे बेचकर अधिक मुनाफा कमाते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब इसमें जो लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन हो सकता है। और अगर देखा जाए 5-6 वर्षों से लगातार जो राधा स्वामी सत्संग ने सरकार के समक्ष ये बात रखी थी कि जो भोटा वाली जो लैंड है उसे कहीं ना तो कहीं ट्रांसफर किया जाए। फिलहाल आज इसमें मंजूरी मिल सकती है, यदि इसमें मंजूरी मिल सकती है तो कहीं ना तो कहीं अब जो अन्य जो संस्था थे जो पहले जो धार्मिक संस्थानों को लैंड भी दी जाती थी उसे बेच दिया जाता था, लेकिन अब यह नहीं होगा। और इसके बाद जो अभी शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर को शुरू होगा उसमें भी जो संशोधन सदन में पेश हो सकता है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज। चलिए तो चर्चा करेंगे। नवनीत शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुराग शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। नवनीत शर्मा जी, अनुराग जी, आप लोगों को आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल मिल पा रही है। जी अनुराग, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने वाली है। भोटा अस्पताल का जो मामला था इतना गर्मा गया था कि अब सरकार को अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ गई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि सरकार जो है विंटर सेशन में जो है वो जो एक्ट है उसमें संशोधन करने जा रही है। क्या लगता है आपको कि सरकार जो है प्रेशर में आ गई है? हालांकि भोटा हॉस्पिटल का जो मामला है वो जनहित से जुड़ा हुआ है, सरकार जो है वो वहां के लोगों को के फायदे के लिए फैसला ले सकती है, लेकिन फ्यूचर के लिए खतरनाक भी तो है अनुराग। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, इसमें सबसे बड़ी जो टेक्निकल बात है वो ये है कि ये एक ही संशोधन जो है वो दो धाराओं को प्रभावित करेगा, एक तो लैंड होल्डिंग को और एक 118 को। अगर आप दो को समझेंगे तो 118 है बाहरी आदमी को हिमाचल में जमीन रोकने के लिए। एक चीज ये है कि बाहरी आदमी हिमाचल में जमीन नहीं ले सकता, इस चीज से बचने के लिए। दूसरा जो है वो ये है कि कितनी जमीन किसको देनी चाहिए, ये लैंड होल्डिंग एक्ट है। तो इन दोनों में प्रावधान करना ये अचानक और इतने सरल तरीके से, जितना सरल अभी दिख रहा है इतना सरल होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग प्रभावित होंगे। और जितना मेरा आकलन है हिमाचल के लोग बिल्कुल इस बात पर अड़े हुए हैं और अडिग है कि जो हमारे हिमाचल का जो भूमि है वो बाहरी आदमी ना खरीद पाए, क्योंकि बहुत सी जमीन हमारे जो हिमाचल की जो जमीन है अनिल, वो खेती हर किसान जो है वो ज्यादा है, बजाय कि आप इस बात करें कि कमर्शियल एक्टिविटीज में या बिल्डिंग में बनाने में या इंडस्ट्री लगाने में, इसमें नहीं है। बागवान हिमाचल में बहुत ज्यादा है, किसान बागवान जो है, उन दोनों को ये जो एक्ट है ये प्रभावित करेगा। अगर हम दूसरी तरफ सोसाइटीज एक्ट की बात करें तो अगर आपने एक जमीन किसी एक को दे दी, अगर सपोज हम यही बात करते हैं कि भोटा वाली जमीन एक संस्था को दे दी जाए और उन्होंने ये प्रावधान लगा के कर दिया कि नहीं जी हम इसके सिवा किसी और को नहीं देंगे, तो क्या दूसरी जो संस्थाएं हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगी? वो फिर जाएंगी और वो यही सेम इसी को रखकर आगे वो होगा, जिससे हिमाचल के लोगों का जो हित है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। ठीक है जी नवनीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पहले तो जो दर्शक जुड़े हैं थोड़ा उनको समझा दीजिए कि ये लैंड सीलिंग एक्ट है क्या और सरकार क्यों मजबूर है कि अध्यादेश लाया जाए। ठीक है, अगर ये जो पर्टिकुलर केस है भोटा वाला, अगर इसके लिए लाया जा रहा है ठीक है, अगर ये फ्यूचर के लिए सभी संस्थाओं या फिर बाद में ये ट्रेंड बन गया अगर, तो फिर कितना खतरनाक है हिमाचल के लिए? जी प्रणाम। सबसे पहले आप सबका बहुत आभार, इंडिया न्यूज का, खासतौर पे अनुराग जी का और आपका, कि आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया सर। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने प्रश्न किया, और लेकिन उससे पहले आप और अनुराग भाई बहुत विस्तार से बता चुके हैं कि लैंड सीलिंग एक्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश का, या जो भू राजस्व अधिनियम है 1972 का, उसमें कैसे ये एक 118 के साथ जुड़ता है विषय। और दूसरा, अब देखिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि जब ये ड्राफ्ट सरकार लेके आएगी
विधानसभा में, उस ड्राफ्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इस ड्राफ्ट की शक्ल क्या है, उसके बिंदु क्या है। महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को राधा स्वामी व्यास जो हॉस्पिटल है वो अपनी लैंड और ये पूरी होल्डिंग ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो वो कैसे होगा? देखिए 2017 में, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर मैं ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2017 में वीरभद्र सरकार के पास भी ये आया था, कुछ राजनीतिक विवशताएं होती हैं, कुछ राजनीति की मांग होती है, और उसके चलते उनके पास ये मांग आई कि अगर ये चीज हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा और उसका बेनिफिट होगा, उसका लाभ होगा। अब ये मैं खुलासा नहीं कर सकता कि क्या लाभ होगा, आप जानते हैं। तो उस समय लेकिन हुआ ये कि उस समय के जो अधिकारी थे वो उन्होंने ड्राफ्टिंग ऐसी की कि रिलीफ भी दे दिया, लेकिन अंत में एक लाइन उन्होंने जोड़ दी, उस ड्राफ्टिंग को अगर आप देखें उसमें लाइन जोड़ दी कि ये किसी को लीज या गिफ्ट या ये किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। होगा तो जो कृषक हिमाचली होगा, जिसकी हिमाचल में जमीन है, जैसे 118 का विषय है कि उसमें कोई भी गैर कृषक हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता, तो उसमें उन्होंने वो लाइन जोड़ दी, तो हिमाचल के हित थोड़े से क्या, हिमाचल के हितों को उन्होंने सेफगार्ड कर लिया था। अब क्योंकि ये, लेकिन उसके बाद फायदा भी कोई नहीं हुआ, किसी और राज्य के लिए फायदे की बात थी, तो उस राज्य को कोई फायदा नहीं मिला इस सुधार का भी। तो बाद में ये कहा गया कि इससे हमारा पर्पस हल नहीं हो रहा। इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि राधा स्वामी व्यास जो सोसाइटी है वो शुरू से ये चाह रही थी कि ये मतलब यहाँ जो मशीनरी आती है उस पर जीएसटी लगता है, ये होता है, उनके बहुत अच्छे अच्छे तर्क होंगे, उनके आधार पे वो शुरू से ये डिमांड कर रही है कि ये किसी हमारी जो सिस्टर कंसर्न है उसके नाम पे ये ट्रांसफर हो जाए। लेकिन जमीन 1800 बीघा की जमीन पूरे हिमाचल प्रदेश में इनके नाम है, राधा स्वामी व्यास ट्रस्ट के नाम पे। तो अब मजबूरी ये है कि अगर करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो एक अच्छा खासा वर्ग नाराज होता है, और वर्ग भी ऐसा है जो कोई बुरा काम नहीं कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए उनकी सेवाएं सब जानते हैं, कोरोना काल में कितनी सेवा की राधा स्वामी सेक्ट ने, उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता ना, उस पर कोई बहस है। बहुत अच्छा काम किया, और ये हॉस्पिटल भी लोगों की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ मामला है, तो ये भी कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार जो ड्राफ्ट लाएगी उसमें क्या ये लिखा जाएगा कि ये वन टाइम एक्ट बनाएंगे हम और सिर्फ राधा स्वामी व्यास के लिए होगा और ये बाकियों पर लागू नहीं होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कर पाएगी सरकार। तो अब इसीलिए निगाहें सारी उस ड्राफ्ट पे हैं कि कैसे ये ड्राफ्ट होता है, और क्योंकि 40 की संख्या कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश विधानसभा में है, और ये 40 की संख्या नहीं भी होती तब भी भाजपा बेशक चुप है, लेकिन भाजपा इसलिए चुप है कि वो चाहती तो नहीं कि ऐसा हो, जैसा मैं उनका माइंड रीड कर पाया, लेकिन वो अगर हो जाएगा तो वो इसका विरोध भी नहीं करेंगे, वो चुप रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर कहेंगे कुछ तो वो 118 के मचान से खड़े होकर अपनी बात कहेंगे कि 118 को हमने भी नहीं छेड़ा, क्योंकि ऐसा मुझे बताया गया कि भाजपा की जो रिसेंट गवर्नमेंट थी हिमाचल में, उनके पास भी ये प्रस्ताव आया था, ये मांग आई थी, लेकिन उन्होंने इसको ना छेड़ना उचित समझा। हालांकि बाद में कुछ नाराजगियां भी हुई और उसके खामियाजे भी भुगतने पड़े, या जो भी हुआ होगा उसमें हम विस्तार में नहीं जाएंगे। तो सारी दृष्टि, सारी निगाहें अब इस ड्राफ्ट पे हैं कि वहां वो कौन सी वर्ड स्मिथिंग होती है, किस तरह का शब्द चयन उस विधेयक में संशोधन करने के लिए जो लाया जाएगा उसमें होगा। और अगर ये हो भी जाएगा तो फिर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया बैठी हैं और वो उनके पास भी जाएगा, यानी केंद्र का भी इसमें, केंद्र की भी भूमिका रहेगी। तो ये सिर्फ अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सुक्खू सरकार की परीक्षा है, लेकिन ये अगर आप थोड़ा सा दृष्टि को विस्तीर्ण करते हुए देखें तो ये सिर्फ सुक्खू सरकार की परीक्षा नहीं है। सुक्खू सरकार तो अपनी मर्जी का विधेयक लाके सारी गेंद केंद्र के पाले में डाल देगी, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की भी परीक्षा है, ये भारतीय जनता पार्टी की भी परीक्षा है, ये उस एक्ट की भी परीक्षा है जहां जैसा अनुराग जी ने और आपने कहा कि खेती हर प्रदेश है, और
इसीलिए ये सेफ गार्ड 118 का रखा गया था। तो अब ये देखना होगा कि ड्राफ्ट में किस तरह के शब्दों का चयन होता है, क्या सामने आता है। ठीक है, जिस तरह से आपने बात की कि ये भारतीय जनता पार्टी की भी परीक्षा है और कांग्रेस तो इस पर काम कर रही है और खबर यह है कि अध्यादेश लाया जाएगा। अनुराग, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, दोनों पार्टियां जो हैं वो जिस तरह से नवनीत ने कहा कि यहां भाजपा भी चुप है, लेकिन अगर धूमल सरकार की बात करें, आपको याद होगा कि उन्होंने भी इनको छूट दी थी, जो एक जमीन की तय सीमा है उसमें छूट दी थी। यानी सारा खेल वोट बैंक का है, जो नवनीत जी नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन वोट बैंक का मामला है और मुझे लगता है कि भाजपा चुप रहेगी और पाले में गेंद जो है वो केंद्र सरकार के भी जाएगी। लेकिन जिस तरह से नवनीत जी कह रहे हैं कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि बाद में फिर ये मुश्किलें बढ़ाए सरकार की, क्योंकि अगर एक संस्था को आपने छूट दे दी तो आने वाले वक्त में फिर बाकी लोग भी खड़े होंगे, उनका क्या होगा? अनुराग, देखिए अनिल, मैं आपको एक बात बताऊंगा। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की, आप हिमाचल का परिप्रेक्ष्य में क्यों लेते हैं, आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पर देखिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अगर हम ये देखें कि ये 118 और इस तरह की सिमिलर जो रेगुलेटरी इन्होंने बनाई है, एक देखिए आप देखेंगे राजस्थान में इस तरह का है, उत्तराखंड में ऐसा है, सिक्किम में ऐसा है, जम्मू कश्मीर में ऐसा है। तो ऐसी 4-5-6 स्टेट्स हैं, नागालैंड, और अगर उसकी बात करें मेघालय की, तो वहां पर तो बिल्कुल ही बंद है। परंतु आपने मैक्सिमम एरियाज में देखना, जैसे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर में अब दोबारा अब जैसे 370 हट गई तो अब नए तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, और वो किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? सेंटर के द्वारा। ठीक है, अगर हम इधर से बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में भी अगर आप नोट करोगे तो वहां पर भी इतनी हार्ड एंड फास्ट रूलिंग नहीं है कि बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता। ये रूलिंग सिर्फ हिमाचल और हिमाचल में बची है अगर आप बात करेंगे। तो अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो ये बात तय मानिए कि इसमें बहुत बड़ा बवाल जो है वो हिमाचल में होगा अगर इस एक्ट को छेड़ा गया। इसमें वोट बैंक की बात है ही नहीं, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि लोगों की वजह से असल में डर क्या है सरकार को कि जो भी सरकार इसको छेड़ेगी वो ऐसा है जैसे चलते हुए तवे में हाथ छू देना। तो वो वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब जो है, अब यही बात सुखविंदर सुक्खू, क्योंकि कुछ मामले में बहुत अटल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि वो इस एक्ट को छू लें और हाथ जलने की संभावना भी रहती है, मैं ये भी कहूंगा। तो लेकिन रास्ता भी क्या है? देखिए, अगर आपको हॉस्पिटल बचाना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अनिल, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर आपने हॉस्पिटल के लिए बात करनी तो फिर बाबा रामदेव को धूमल सरकार ने 1 रुपए में दी हुई है जमीन। बाबा रामदेव क्या छोड़ देगा? आपको क्या लगता है कि बाबा रामदेव भी तो ये कहेगा कि मैं भी संस्था आम जनता की सुविधा के लिए चला रहा हूं? तो कहीं ना कहीं वो बात भी उठेगी। उसी तरह से ऐसी कम से कम मैं कहता हूं 1000 से ज्यादा संस्थाएं हैं जो हिमाचल में काम कर रही हैं, सभी के कोई ना कोई सोशल एक्टिविटीज कर रही हैं जो आम जनता की भलाई के लिए हो रहे हैं। एक अकेला एक हॉस्पिटल जो है उसको आप एक साइड में, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या लोगों की 1000 या 10,000 या 15,000 लोगों की बात करेंगे तो 72 लाख लोगों की बात करिए, 10,000 लोगों की मानसिकता को देखेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि रूल को छेड़कर एक आदमी को वक्त कर दिया जाएगा। परंतु अगर आप ये बात कहेंगे तो 10,000 के बदले में 72 लाख हिमाचली है या 70 लाख हिमाचली है जो प्रभावित होगा। अगर आप किन्नौर के एरिया को देखेंगे तो वहां तो बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। फैमिली के अगर कोई लड़की बाहर भी चली जाए तो उसकी फैमिली से ही कट जाता है रिश्ता। तो ये सिर्फ सिरमौर को आप देख लें, हाटी समुदाय ने इतना लंबा लड़ाई लड़ी, आपने उनको भी देखा। उसका कारण क्या था? केवल अपनी लैंड की होल्डिंग को बचाने का। आज भी अगर ऐसा कुछ ऐसा घटता है तो सबसे पहले जो आवाज आएगी हिमाचल में वो किन्नौर से आएगी, वो सिरमौर से आएगी, वो जितने ट्राइबल एरियाज हैं वहां से ये आवाज जो है वो मुखर हो जाएगी। ठीक है नवनीत सर, आपने एक बात की कि वीरभद्र सरकार के वक्त भी संशोधन हुआ था, लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ दी गई थी जिसका जिक्र आपने किया। हालांकि केंद्र सरकार ने फिर उस पर एक राइडर लगा दिया था, वो मामला रुक गया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सरकार ये कोशिश करने वाली है कि उस राइडर को हटाया जाए जैसे तैसे। अगर वो हटाया जाता है कि आप लीज पर नहीं दे सकते, गिरवी नहीं रख सकते, दूसरों को बेच नहीं सकते, अगर कुछ उस चीज से छेड़छाड़ होती है तो फिर ये बहुत खतरनाक है। फिर
जी बिल्कुल, फिर ये बहुत खतरनाक है। और तब भी, अगर तब केंद्र सरकार इस स्थिति में थी कि राइडर लगा सके, जबकि हिमाचली हितों के साथ कोई समझौता उस वक्त के अधिकारियों ने नहीं किया था, हम्म। तब भी अगर राइडर लगाया जा सकता है, तो अब अगर ऐसी आशंका है, ऐसी कोई अप्रीहेंशन है कि वाकई आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा एक संस्था को लाभ देने के लिए, हम्म। तो मुझे लगता है कि इस बार भी राइडर लगेगा। हम्म। और हिमाचल, वैसे मैं इस विषय से थोड़ा सा हटके अनिल जी अगर बात कहूं, हम्म। तो कहीं ना कहीं ये आवश्यक है ये जानना और ये स्वीकार करना कि हिमाचल का 118 जो है, हम्म। वो बाहर की बहुत सी, बाहर मतलब हिमाचल से बाहर की बहुत सी ताकतों की आंखों में ये खटका हुआ है। हम्म। आप उसका अंदाजा वीकेंड पे जो हिमाचल में लोग आते हैं उनकी मानसिकता से लगाइए। यार इस वादी चपना भी घर होना चाहिए सी, यार ये 5-6 खेत इत्थे मिल जान वधिया रहेगा, तो पता नहीं क्यों हिमाचल ने डक लाई हुई है। इस प्रकार की बातें, तो ये मैं बहुत स्मॉल लेवल की बात कर रहा हूं। तो ये अगर इस तरह की कोई बात अगर लगती है, तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज में एम्फेसिस कर रहा हूं कि सरकार जो ड्राफ्ट लाएगी हम्म। 1972 वाले अधिनियम में संशोधन करने का, वो कैसे 118 की रगड़ से बचेगी, या 118 को रगड़ लगने से बचाएगी, या कैसे वो महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को वो दिया जाएगा, ये देखना अभी बाकी है जी। ठीक है, हमारे साथ राजीव खिमटा भी जुड़े हुए हैं। राजीव खिमटा जी। जी, बहुत देर से आए आप, लेकिन चलिए। इनफेक्ट मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ, आपने पुष्पा 2 देख ली? नहीं, नहीं देखी, नहीं हाँ, देखी। उसमें एक डायलॉग है कि झुकेगा नहीं। अब देखिए, भले ही आप जनता के हित के लिए सुक्खू सरकार इस बार झुक रही है, लेकिन अगर आवाजें बाद में उठी कि आपने ऐसा प्रावधान उनके लिए किया था, हमारे लिए भी करिए, तो क्या सरकार भविष्य में भी झुकेगी फिर? नहीं, देखिए साफ सी बात है कि जो आपका लैंड सीलिंग एक्ट 1972 है, अगर उसमें संशोधन की बात है तो उसको बिल्कुल उसमें जिस तरह से किया जाना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, आप तकरीबन आप समझ लीजिए मोर देन 50 ईयर्स, तो कहीं ना कहीं संशोधन की जरूरत है। लेकिन किस तरह का संशोधन होगा उस पर सरकार बड़ी गंभीर और बड़े इसका जिसको एक आकलन करके जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कि एटलीस्ट जिसमें हिमाचली के इंटरेस्ट भी ना खत्म हो, क्योंकि अभी तक तो आपको सेक्शन 118 की परमिशन लेके ही लेना पड़ता था। अब उसमें क्योंकि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, एक सेक्शन या एक हॉस्पिटल के लिए आप सारा संशोधन नहीं कर सकते। आप एट द लार्ज, है ना, जिसमें कि आपका यहाँ का लोकल जो लोग है, हिमाचल के जो लोग है, उनका इंटरेस्ट कैसे सेव हो, और जो बाहर के कुछ लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका भी किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो, तो ये सारी चीजों का जो एक मिक्सचर है वो कैसे बनता है। तो मुझे लगता है कि संशोधन जब आएगा और एक कैसा ड्राफ्ट होगा, अल्टीमेटली पर्टिकुलर एक आदमी के लिए या एक सोसाइटी के लिए तो ये ड्राफ्ट में संशोधन नहीं होगा। तो इसमें एट द अच्छा, ये भी क्लियर कर दिया आपने कि ये सिर्फ और सिर्फ भोटा के लिए संशोधन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल साफ सी बात है, क्योंकि संशोधन सिर्फ भोटा के लिए नहीं होगा। कल को तो आप समझ सकते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में अगर कोई सरकारी कर्मचारी और कोई ब्यूरोक्रेट और हिमाचल का वो यहाँ से है और आउटसाइड हिमाचल है, और लेकिन यहाँ पे कैडर उसका हिमाचल है, तो उसको भी सिर्फ 5 बिस्वा जमीन ही ले सकता है वो अपने घर बनाने के लिए बाकायदा। और सेक्शन 118 में भी अगर आप परमिशन लेते हो, आप कहीं बाहर से और आप फ्लैट लेना चाहते हो, तो सेक्शन 118 में भी आपको यहाँ पर प्रमोटर्स एक्ट के तहत रजिस्टर करना पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो आगे फर्दर फ्लैट्स बेचती है बाहर के लोगों के लिए, तो वो आप उसमें मालिक बन जाते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने कई बार यहाँ पे इंडस्ट्री भी लगानी है या आपने कोई होटल भी बनाना है, तो उसमें भी बाकायदा जमीन पे जो लिखा होता है कि फलानी जो कंपनी है वो होटल ही बनाएगी, तो उसमें जो नेचर ऑफ लैंड है वो चेंज नहीं कर सकते, जो हमारा लैंड सीलिंग एक्ट कहता है और सेक्शन 118 कहता है। तो ये सारी चीजें थी, सुविधा पहले से भी थी कि जिस तरह होटल बनाना है तो उसको उसी तरह से 118 की परमिशन लेके होटल काम कर सकता है, लेकिन होटल के काम पे लेके या वो कोई बगीचे का काम या खेत का काम नहीं कर सकता, वो होटल का ही काम करेगा। बहुत सारे ऐसे इस तरह के मनाली में है, कुल्लू में है, आपके धर्मशाला में, शिमला में, जहां पर कुछ इस तरह के लोगों ने होटल बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें सेक्शन 118 को लेकर मुझे लगता है कि सेक्शन 118 को इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। संशोधन अगर होगा वो किस तरह का संशोधन होगा वो मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, यानी जब संशोधन होगा, ड्राफ्ट आएगा, सारी चीजें देखी जाएंगी, उसके बाद पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवनीत जी, अनुराग जी, खिमटा जी, बातचीत करने के लिए। तो अब सरकार जो है लैंड सीलिंग एक्ट में अध्यादेश की तैयारी कर रही है और कैबिनेट की बैठक में ये चर्चा भी हो रही है।
देखना होगा कि ड्राफ्ट में क्या होता है फ्यूचर में, उसके बाद जो है सारी चीजें तय होंगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।